किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार पाठक, जो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। और आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। वो विषय है पशुओं में प्रजनन संबंधी रोग और उनका प्रबंधन। डॉक्टर प्रमोद कुमार पाठक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर पाठक, प्रजनन संबंधी रोगों के संबंध में जानकारी क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है? वस्तुतः जो प्रजनन है वो प्रकृति का प्राणी मात्र के लिए वरदान जैसा है, और ख़ास तौर से पशुधन प्रबंधन की यदि हम बात करें तो हमारा जो परम लक्ष्य है वो ये है कि हमारा जो पशुपालक है उसको कम से कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। इस उत्पादन का एकमात्र जरिया पशुओं की संख्या में वृद्धि से, अगर हम गो पशुओं की या महिषवंशी पशुओं की चर्चा करें, सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा ये है कि जितनी जल्दी हमें बछिया मिले उतनी जल्दी हमें दूध मिलेगा और दूध जनित उत्पाद मिलेंगे, जिनके विक्रय से, विपणन से उसकी आर्थिकी सुदृढ़ होगी। तो हम कम समय में ज़्यादा बच्चे उत्पन्न करना चाहते हैं। इसमें जो बाधा है वो प्रजनन संबंधी रोग, उनके सही वक्त पे निदान के द्वारा हम कम समय में ज़्यादा पशुओं को प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर पाठक, प्रजनन संबंधी रोगों की यदि हम चर्चा करें तो प्रमुख रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग प्रजनन की जो क्षमता है उसमें कमी हो, जिसका आमतौर पे हम दो तरह से देखते हैं। तो कहते हैं इनफर्टिलिटी हो गई, पशु जो है वो प्रजनन के लिए उपयुक्त नहीं है या बांझ हो गया जी। तो कोई भी चीज, कोई भी ऐसा कारण जिसका हम उपचार करके उसको दूर कर सकते हैं, वो आया हमारा प्रजनन की क्षमता है। और अगर हमारे बस का नहीं है, ऐसे भी कारण हैं, तो वो हम उसे कहते हैं ये बांझ हो गया। जी, तो इन रोगों के कारण क्या है डॉक्टर पाठक? इनके प्रजनन की क्षमता कई कारणों से निर्धारित होती। सबसे बड़ा कारण उसका है पोषण, और उसका जो संकेतक है वो ये है कि हर पशु की एक आयु होती है जिसमें वो वयस्क हो जाता है। अगर वो समय से वयस्क नहीं होगा तो प्रजनन की दृष्टि से वो सक्षम नहीं रहेगा, प्रजनन के रूप में अक्षम होगा। तो एक उसका मोटा सा सूत्र ये है कि जो वयस्क भार है, अगर उसका 2/3 किसी पशु ने प्राप्त कर लिया तो ये माना जाता है कि साहब ये प्रजनन की दृष्टि से इसका भार उपयुक्त हो गया। ये जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी प्रजनन चालू हो जाएगा, उतनी जल्दी हमें उसकी नेक्स्ट जो अगली संतति है वो प्राप्त हो जाएगी। तो डॉक्टर पाठक, क्या इसके लिए कोई निर्धारित आयु है? जैसे व्यस्तता की तो एक आयु है, लेकिन मान के चलते हैं कि इतने समय में ये रोग उत्पन्न होना चाहिए। वही प्रजनन संबंधी रोगों के लिए हमें सावधान रहना पड़ेगा उसके गर्भाधान से पहले। जो आने वाला प्राणी है वो तभी प्रजनन की दृष्टि से स्वस्थ हो पाएगा जब हम उसके गर्भाधान से पहले ही उसके प्रति सजग हैं। जैसे हम उसका जो साथी है, जैसे मादा का नर साथी या नर का मादा साथी, उसका ही चयन इस प्रकार से हमें करना होगा। वो अगर प्रजनन की दृष्टि से रोग मुक्त हैं तभी वो रोग मुक्त संतति को जन्म दे पाएंगे। जी। डॉक्टर पाठक, क्या प्रजनन संबंधी रोगों को वर्गीकृत किया गया है या किया जा सकता है? प्रजनन संबंधी रोगों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसे जो हमारा जीवन चक्र है उसमें किस अवस्था में कौन से रोग होते हैं इसके आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। जो नर पक्ष है उसके होने वाले रोग और मादा पक्ष के होने वाले रोगों के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है, या जो उनका असर है, प्रभाव है, प्रजनन संबंधी रोगों का जो प्रभाव परिलक्षित होता है उसके हिसाब से भी उनको वर्गीकृत किया गया है। डॉक्टर पाठक, जब हम प्रजनन प्रबंधन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि उत्तराखंड की बात करें तो लोग व्यक्तिगत तौर पर भी पशुपालक हैं, और कई ऐसे हैं जो बड़े स्तर पर यानी फार्म स्तर पर भी पशुओं को पालते हैं। तो एकल प्रबंधन की बात बाद में करेंगे, लेकिन हम यदि फार्म स्तर पर प्रजनन प्रबंधन की बात करें तो वो कैसे किया जाना चाहिए? जब जैसे हमारे जो फार्म्स हैं उन पे आमतौर पे हमने रखा है, जैसे डेयरी फार्म है तो दूध के लिए रखा हुआ है, या कुछ पशु हमारे यहाँ मीट के लिए भी पाले जाते हैं। पर्पज़ हमारा यही है कि उसमें जो प्रजनन संबंधी प्रबंधन है उसमें सबसे पहले हम ये निर्धारित करेंगे कि जो पोषण है उसमें प्रजनन के लिए की दृष्टि से जो उपयुक्त और संतुलित भोज्य पदार्थ हैं वो पशुओं के चारे में शामिल हैं या नहीं है। जी, क्योंकि रोग, प्रजनन संबंधी रोग भी या तो जो हमारे पोषक तत्व हैं उनकी कमी से होते हैं, कुछ एक उनकी अधिकता से भी होते हैं, और कुछ संक्रामक रोग हैं, संक्रमण से होते हैं, कुछ आनुवंशिक रोग हैं जो
वंश परंपरा को प्राप्त होते हुए संतति में परिलक्षित होते हैं। इसी तरह से हमको इनका प्रबंधन करना है। जैसे मैंने कहा, जो डेफिशिएंसी बीमारी, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग हैं, उनके लिए जो पोषक तत्व हैं, जैसे विटामिन ई है, सबसे बड़ा प्लेयर है, या विटामिन डी है, या लवण है, जैसे कैल्शियम है। हमारे यहाँ मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, तो इनका पर्याप्त और संतुलित मात्रा भोजन में शामिल रहे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात हो गई। उसके बाद में जैसा मैंने बताया कि उनकी जो वृद्धि दर है उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वयस्क होने की आयु है उस तक वो वयस्क भार का 2/3 वजन पशु प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनकी हमें बढ़वार देखनी पड़ेगी कि वो सही समय अंतराल पे उस वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ अधिकता है, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स की अधिकता है जो हमारे शरीर में इकट्ठे, जैसे विटामिन डी की एक्सेस भी हो जाती है, उनकी एक्सेस तो नहीं हो रही, हमें ये देखना पड़ेगा। पोषण पक्ष हो गया। इसके बाद मैंने बताया कि जो साथी का चयन है, जो जिस नर का वीर्य हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है, उसकी वंशावली में कोई रोग तो नहीं रहा है जो हमारी संतति में प्रजनन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है, वो ना हो। उसके अलावा हमें सबसे बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्वच्छता का। आपको मैं एक बड़ी रोचक बात बताऊं, जो कृत्रिम गर्भाधान है हमारा जी, वो कहते हैं कि प्राकृतिक गर्भाधान से प्राकृतिक संचार भी होता है रोगों का जी। तो कृत्रिम गर्भाधान से हम उस संचार को रोक सकते हैं। हमारे पशु जो हैं वो कृत्रिम गर्भाधान यदि हम उनमें करते हैं तो संचारी रोग और प्रजनन संबंधी रोगों के होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हम आनुवंशिक रोगों पर भी नियंत्रण पा सकते हैं? बिल्कुल, जैसा ही मैंने कहा कि अगर आनुवंशिक रोग से ग्रस्त नर या मादा कोई है तो उसकी संतति के रोगी होने की संभावना है। निश्चित रूप से हम ऐसे वीर्य का प्रयोग करें जहां जिसकी वंशावली आनुवंशिक रोगों से मुक्त है, तो निश्चित रूप से उनकी संतति में आनुवंशिक रोग होने की संभावनाएं कम होंगी। तो प्रजनन प्रबंधन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं? सारे जो प्रबंधकीय तत्व हैं उनकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन अगर हम सर्वाधिक बात करें तो पोषण ही प्रथम स्थान पे आता है। डॉक्टर साहब, एक आम जो किसान है वो किस तरह से प्रजनन प्रबंधन करे, क्या सलाह है उनके लिए आपकी? जागरूकता ही सबसे बड़ा मंत्र है। यदि हम जो है पशुओं का गहन निरीक्षण करेंगे, उनकी बढ़वार देखेंगे, उनके खान पान का ध्यान रखेंगे, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और समय के अनुसार जो उनकी मांग, जैसे कि जब वो पशु गर्मी में आया, हमने समय से यदि उसका निदान कर लिया और उसको सही वक्त पे सही ढंग से यदि हमने उसका गर्भाधान कर दिया, तो उसके अलावा जैसे ख़ास तौर से जब वो बच्चा दे रहा है, कोई भी मादा जब बच्चा दे रही है, उस समय जो बच्चे के जन्म का समय है उसमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है हमें साफ़ सफाई की, क्योंकि उस समय भी बहुत सी बीमारियां मादा पकड़ सकती है प्रजनन संबंधी। आमतौर पर जैसे रिसाव वगैरह की समस्या है, जन्म के पश्चात जो जननी है उसके जो प्रजनन अंग हैं उनकी सूजन है, इस तरह के जो लक्षण हैं ये आम तौर पे गंदगी से आते हैं, जो परिसर है उसकी स्वच्छता न होने की वजह से आते हैं। ये प्रबंधन का महत्वपूर्ण, मतलब अगर आप मोटे तौर पे कहें तो एक तो पोषण, दूसरा साफ सफाई, हाइजीन। जी, और टीकाकरण की इसमें क्या भूमिका है? प्रजनन संबंधी टीकाकरण में एक ब्रुसेला, जैसे हमारे यहाँ आजकल बहुत जीवाणु जनित रोग है जो आमतौर पे जिसमें गर्भपात हो जाता है, जिसकी वजह से उसको रोकने के लिए टीका है और हमारे देश में इस समय ब्रुसेला का टीकाकरण व्यापक स्तर पे किया जा रहा है। तो इस तरह से टीकाकरण के द्वारा भी जो प्रजनन संबंधी रोग हैं उनको रोका जाता है। जी, तो डॉक्टर प्रमोद पाठक, अंत में हमारे किसान साथियों से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रकृति द्वारा दिए गए प्रजनन रूपी वरदान को हम उत्कृष्ट प्रबंधन के द्वारा इनकैश कर सकते हैं, उसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, अपनी आर्थिकी को उन्नत कर सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद पाठक, आज आप इस कार्यक्रम में आए और प्रजनन प्रबंधन पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपका आकाशवाणी स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।